बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जान भी जहान भी, जन से जग तक, तो फिर लॉकडाउन के पार चलो। स्वागत है आपका हल्ला बोल के आज के एपिसोड में, क्योंकि पूरे देश की नजरें हैं ठीक 2 घंटे बाद आखिर प्रधानमंत्री राष्ट्र के साथ नाम संबोधन में 8 बजे क्या कहते हैं। क्या कोरोना संकट के बीच अब देश इसी रास्ते को अपनाने की तैयारी कर रहा है, लॉकडाउन के पार जाने की तैयारी कर रहा है? क्या अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए लॉकडाउन में ढील देने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है? सभी सवालों का जवाब, सिर्फ 2 घंटे का इंतजार। पीएम देश को कोरोना काल में 5वीं बार संबोधित करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीधे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम ये सवाल जवाब करेंगे कि आखिर राज्यों की मंशा क्या है उनकी चाहत, क्या होगा 18 मई के बाद। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। रेल चल चुकी है यहां से बिलासपुर के लिए, जिसमें सैकड़ों लोग इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 जारी है, लेकिन रफ्तार नजर आने लगी। स्पेशल ही सही, लेकिन 2 महीने बाद आम मुसाफिरों को लेकर पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगी। तो क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन 3 की मियाद पूरी होने पर थम सी गई जिंदगी भी पटरी पर लौट जाएगी? इस सवाल का जवाब अब से 2 घंटे बाद यानी रात के 8 बजे शायद मिल जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर 5वीं बार देश को संबोधित करेंगे। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने जान है तो जहान है की बात की थी। अब जब लॉकडाउन 3 आखिरी चरण में है तो पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जन से जग तक का नारा दिया। कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा। लंबे समय तक हम लॉकडाउन भी नहीं रख सकते। हमको संक्रमण रोकने के सारे उपाय करते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है ही, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर पीएम मोदी क्या ऐलान करेंगे। क्या लॉकडाउन खत्म होगा या फिर देश लॉकडाउन 4 में एंट्री करेगा, या फिर लॉकडाउन में थोड़ी ज्यादा ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी? अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था, बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हमारी समस्या तो अब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर आएंगे और संक्रमित होकर के आएंगे, और आज इसकी वजह से ही आज जो तो थोड़ी बहुत हमारे पास ये लोग की जनसंख्या बढ़ी है, सो प्रवासी के ही लोग हैं। महामारी और महामारी की वजह से लॉकडाउन को लेकर राज्यों में उहापोह के हालात हैं। कई राज्य अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री अब भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रेल सेवाओं के शुरू करने में कोरोना के स्पीड में बढ़ोतरी दिख रही है। इस संबोधन में प्रधानमंत्री प्रवासी श्रमिकों की चर्चा भी कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर के चिंता वो सामूहिक होनी चाहिए और उसकी परिणति जमीन पे उतरने वाले ब्लूप्रिंट में होना चाहिए। वैसे लॉकडाउन रहे या छूट मिले,
इसमें कोई शक नहीं कि अब पूरा देश ये मानने लगा है कि कोरोना को जिंदगी का हिस्सा समझना ही होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हैं। दोनों ही तरफ आंकड़े आप देख रहे हैं। रात में 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। दूसरी तरफ देश का, हर राज्य का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। और ये दिखाते हुए पहला सवाल सचिन पायलट जी आपसे यही, क्योंकि अभी इस संबोधन की सोच के सबसे करीब हम पहुंच सकते हैं तो शायद आप लोगों के जरिए। आप उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कहा है बीते दिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने? क्या है पीएम की सोच और साथ ही आप लोग क्या चाहते हैं? 54 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन के 18 मई को। सचिन, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे रात के 8 बजे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कई बार चर्चा की है राज्य की सरकारों के साथ, उनसे उनके सुझाव लिए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी निर्णय इस देश को लेना है वो बड़ा साइंटिफिकली हमको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। हम आज कहां पर खड़े हैं और कहां को जाना है। और लॉकडाउन की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी होती है, मेरे ख्याल उसका काफी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। और लॉकडाउन को इलाज तो है नहीं, इसका इलाज तो वैक्सीनेशन से आएगा, वो कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है उसको पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, जहां संक्रमण बहुत फैल चुका है, वहां तो बिल्कुल मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी गनीमत की बात यह है कि ये कोरोना वायरस अभी गाँव तक नहीं पहुंचा, सिर्फ शहरों तक सीमित है। लेकिन अगर हम थोड़ी लापरवाही बरतेंगे तो संभवतः वो भी अगर हो गया तो बहुत दिक्कत हमको आ सकती है। इसलिए लॉकडाउन को अगर उठाना भी होगा तो एक ग्रेडेड फैशन में उठाना चाहिए, एक मॉडिफाइड लॉकडाउन अपलिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना तो आसान है, लेकिन जब खोलेंगे हम, जब हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ वायरस फैला हुआ है, तो फिर हम लोगों को बाकी देशों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एसेंशियल है, और जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जो नगर निगम के बाहर की सीमाओं के बाहर फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने काम चालू करने की इजाज़त दी है। नरेगा में हमने काम चालू किया है। और इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में पैसा देना बहुत अनिवार्य है। अब जब ये हमारे सारे श्रमिक भाई बहन अपने गाँव वापस जाएंगे तो उसमें संक्रमण फैलने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं, ये देशवासी हैं। अगर कोई संक्रमित भी है तो उसको वापस लाकर उसको इलाज कर उसको ठीक कर सकते हैं। इस सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेने पड़ेंगे, निर्णय कठोर लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर मानता हूं लॉकडाउन खोलना भी अगर है तो ग्रेडेड तरीके से खोलना चाहिए। और ये राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि किन जोन्स के अंदर क्या एक्टिविटी करनी है, क्योंकि जो जिले में प्रदेश के लोग, प्रशासन, सरकार के लोग हैं, वो ज्यादा जानते हैं वहां की परिस्थिति के बारे में बनस्पत दिल्ली में बैठे लोग। और इसीलिए सचिन जी मेरा अगला सवाल आपसे यही कि आखिरकार जो भी फैसला होता है, जो भी गाइडलाइंस बनती है, लागू राज्यों को करना है, स्थानीय प्रशासनों को करना है। लेकिन आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर एक राष्ट्रीय संबोधन के जरिए ये बातें कहेंगे तो सबसे अच्छा उसका संचार एक तरह से हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ये माध्यम जरूरी है कि पीएम सामने आकर उसे रखें। कई बार प्राइम मिनिस्टर ने आके अपनी बात को रखी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो क्या कहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो देश हित में सब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उसका एकीकरण कर एक देश के लिए जो सबसे हित में चीज होगी उसको करेंगे। और जो सबसे वंचित हैं, सबसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो आज बहुत बुरे हाल में हैं, हमें चिंता उनकी करनी पड़ेगी। जो लोग घर में बंद हैं, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हम खा पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग एक्सपोज्ड हैं, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, सर पे छत नहीं है, खाने को 2 रोटी नहीं है, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, मैं समझता हूँ वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो भी हम लोग काम करेंगे, ये बात ठीक, कई राज्य सरकारें चाहती हैं लॉकडाउन बढ़े, कुछ राज्य सरकारें हटाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जहां पर हम दोनों काम कर सकें, लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ भी रख सकें। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। और राजस्थान में जो डबलिंग का रेट दिन है वो अब 18 हो गए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इसलिए हमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए कि वो स्टेट लेवल पर निर्णय लें, ताकि लोगों की सबसे बेस्ट हम लोग सुरक्षा और सेवा कर सकें। बिल्कुल, हम आंकड़े भी आपके राज्य के दिखा रहे हैं। 2.86 सबसे कम मृत्यु दर जिन राज्यों में है उनमें आपका राजस्थान शामिल है, मामले इतने होने के बावजूद। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या आप आंशिक लॉकडाउन के संकेत दे रहे हैं? क्या आपकी सरकार राज्य की चाहती है आंशिक लॉकडाउन हो, यानी वही जो पहले से हम बात कर रहे थे कि कंटेनमेंट जोन्स हो, जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर नीति बने? किस हक में है? मुझे लगता है कि एक तरह से आंशिक लॉकडाउन तो अभी है ही। हम लोगों ने राजस्थान में एक मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया हुआ है। जो ग्रीन जोन है वहाँ मूवमेंट है,
लोग पासेस बना के अलग अलग जिलों में जा सकते हैं जहाँ पे ग्रीन जोन्स हैं। तो एक तरह से ये लॉकडाउन मॉडिफाइड हो चुका है। अगर आप लॉकडाउन हटा भी दें और ट्रेन, वायु सेवा, बाजार, दुकानें सब बंद रहेंगी तो फिर वो लॉकडाउन ही हुआ एक तरह से। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि ये एक तरह का मॉडिफाइड ग्रेडेड लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन हमें करना चाहिए और वो कई राज्य ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो आज सेफ जोन है वो बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ये संक्रमण फैल सकता है और फिर दोबारा वो रेड जोन में आ सकते हैं। यही चिंता है सचिन जी, एक सेकंड सचिन जी, यही चिंता है और इसीलिए जो आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले 5 राज्यों का आंकड़ा दिखाइए जिसके जरिए हम रोजाना अपडेट करके अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों के आंकड़ों को जोड़िए, भारत में जो कुल कोरोना के पॉजिटिव केस है उसके डिवाइड कीजिए और फिर इनटू 100 कीजिए। परसेंटेज में 72, कल बीते दिन 65-66% के आसपास था, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक ये 5 राज्य 72.3% मामले इनकी वजह से हैं और महाराष्ट्र और गुजरात सिर्फ ले लीजिए तो 45% मामले देश के कुल मामले सिर्फ इन 2 राज्यों की वजह से है। क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य तौर पर, राज्य के स्तर पर बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और राज्य के स्तर पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है? काम सारा राज्य कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, जो संघर्ष हो रहा है वो तो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। दिल्ली की सरकार ठीक है समन्वय कर रही है, निर्देशित कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल संघर्ष है सड़कों पे, अस्पतालों में, वो तो राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन आपने जो आंकड़े दिए ना, मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ। आप ये भी दिखाइए कि किस राज्य में कितना टेस्टिंग हुआ है। आप टेस्ट ही अगर नहीं करेंगे तो वहां पे आपके पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे और फिर वो अंडरग्राउंड भगवान जाने कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा टेस्ट करना, जो साउथ कोरिया ने किया है, टेस्टिंग करने के बाद उनको आइसोलेट करें और फिर ट्रीट करें। आप टेस्ट करना बंद कर दोगे तो आपका आंकड़े 0 हो जाएगा, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत देगा। अभी ऑलरेडी अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये सेकंड वेव आ सकता है अक्टूबर नवंबर में, चीन में ऑलरेडी आ रहा है। तो ये लंबा समय, 1-1.5 साल रह सकता है हमारे बीच में। तो इसको हमें बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ, और एक तरह की एक खासकर देहात में ऐसी बात हो गई हिंदुस्तान के अंदर कि ये एक तरह से नकारात्मक सोच हो गई है। मतलब अगर आप पॉजिटिव हो गए तो बहुत, जैसे आपको गलत नजरों से लोग देख रहे हैं। ये भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी और बीमारी की तरह है। बहुत अधिकांश लोग इसे ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। तो उस सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन राज्यों में जहाँ संक्रमण बढ़ रहा है वो शायद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहे हैं, और स्क्रीन ज्यादा करने के बाद अभी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने के हालात हैं वो भी हम बेहतर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, 2 और आंकड़े जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगे और जिसका हमेशा जिक्र हो रहा है, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये रिकवरी रेट सचिन जी, रिकवरी रेट जब हम देखते हैं, ये तो डेटा है कि किसको कितने किस राज्य में है। ये रिकवरी रेट देखिए तो हिंदुस्तान का रिकवरी रेट अभी 31.7 है और वहीं ईरान में बुरे हालात हैं, 80 के ऊपर है, 66 के ऊपर स्पेन में, 48 इटली, कनाडा 47, ब्राजील, पेरू, ये तमाम देश ऐसे हैं जो ऊपर है। हमसे नीचे फिर रिकवरी रेट में बेहतर अमेरिका, जबकि वहां पर मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है लेकिन वहां पर संक्रमण भी बहुत ज्यादा है, रूस, चीन। हमने ये ग्राफिक्स भी बनाया है। ये भी आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए अभी ऐसी परिस्थिति है जहां पर थोड़ा रिस्क मोल लेकर फ्रांस और जर्मनी जैसे, फ्रांस और बेल्जियम जैसे मुल्कों में आज से आंशिक लॉकडाउन की ओपनिंग की गई है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि आखिर कब तक आप लॉकडाउन जारी रखेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी आपको नजर डालने की जरूरत है। इसी के साथ मृत्यु दर का आंकड़ा भी दिखा दीजिए। यहां पर भी जब हम देखते हैं तो इंडिया ठीक ठाक पोजीशन में दिखता है, 3.5% के आसपास के मृत्यु दर के साथ। सचिन जी, देखिए हमें इस देखना पड़ेगा अंजना जी कि इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है, मृत्यु दर कम है, क्योंकि हमारी अधिकांश पॉपुलेशन यंग है। जो इटली और फ्रांस की पॉपुलेशन है वहाँ एज ज्यादा थी और हमारे यहाँ पर अभी तक सब कुछ हमने कंटेन किया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। हमारे पास वो आर्थिक संसाधन नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैंड के पास है। अगर हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें, जो हमारी अब तक की कामयाबी है, इस पर हमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर हम बहुत लापरवाही कर दें, ये बिल्कुल हम इस रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हमें रिस्क लेना यहाँ तक पड़ेगा कि जो खेतों में काम हो रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज की जो फैक्ट्री
फैक्ट्री कारखाने उनको में खोलना पड़ेगा, क्योंकि 50 दिन के बाद भी लोग घर में रहें और खाने को रोटी नसीब नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उपाय ढूंढे हैं। नरेगा के तहत लोगों को काम मिल सकता है। आज 25.5 लाख लोग नरेगा से राजस्थान में काम ले रहे हैं। हाँ। इंडिया में नंबर 1 पर हमारा प्रदेश आ गया, क्योंकि हम लोगों को घर जाके उनके मकान बनाने के लिए उनको दिहाड़ी दे रहे हैं। हाँ। अब उसके हाथ में पैसा आएगा, गरीब के हाथ में, तभी तो अपना पालन पोषण कर पाएगा वो। तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलनी चाहिए, लेकिन रिस्क अवर्स होकर। अगर आप रिस्क लेने की बात करेंगे, हमारा देश कोई छोटा मोटा टापू नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी भी ढिलाई कर दी गलत तरीके से, तो उसके बहुत दूरगामी नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। सावधानी से मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात सुनकर और साइंटिफिक तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे, तभी हम लोग बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। ये वही चिंता है जो हर किसी के मन में है। लोग ये जानते हैं कि धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू करनी है, लेकिन हर कोई चाहता है कि लापरवाही कहीं ना हो, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिरी एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मजदूरों को लेकर जो अन्य आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस, लॉकडाउन को लागू करना, कैसे क्या कुछ किया जाए, ये सब कुछ जिला स्तर पर प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। तो क्या मजदूरों को लेकर भी जो राज्यों की जिम्मेदारी है उसको बेहतर निभाने की जरूरत है? कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि मजदूरों के पलायन को प्रोत्साहन मिल रहा है, कई राज्यों में डर है। नीतीश कुमार खुल के कह रहे हैं आप ट्रेन सेवाएं शुरू कर रहे हैं, आप मजदूरों का पलायन, आंकड़े बढ़ेंगे हमारे। आज मेरे साथ हेमंत सोरेन थे, वो कह रहे थे कि अगर अभी आप लॉकडाउन खोलेंगे, रमजान का महीना है, बहुत बड़ा रिस्क है। यह भी तो राज्यों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। सचिन जी, मैं ऐसा मानता हूं, अगर कोई निजी वाहन किसी के पास है और वो पास बनवा के अपने गांव जा सकता है तो उसको परमिशन दे दें, लेकिन कोई गरीब श्रमिक है और हम उसकी मर्जी के खिलाफ उसको वहीं रोके रखे जहां उसकी नौकरी गई है, ये गलत है। देश सबका है, बराबर के नागरिक हैं, हर एक को अपने घर जाने का अधिकार है। अगर वो स्क्रीनिंग करके, टेस्ट करके, राजस्थान में हमने नियम बनाया है, जो भी राजस्थान में आएगा वो 14 दिन क्वारंटीन में रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, टेस्ट होने के बाद फिर वापस अपने गाँव में आएगा। लेकिन ये मौलिक अधिकार है लोगों का। आप अपने इंडस्ट्री के लिए अपने डर की भावना से आप कहें नहीं आप वहीं रहे जहां आप हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है देश में, हम अपने घर जा सकते हैं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमें डर है, आप वहीं पर रहो जहां पर आप। वो कब तक रहेंगे लोग? आप कहते हैं घरों में रहो, जिसके पास घर ही नहीं वो कहां जाएगा बेचारा? देखिए, लोगों को लाना पड़ेगा अपने घरों में, इतनी संवेदनशीलता में बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, आज तक के जरिए अपनी बात देश के सामने रखते हुए सभी को इंतजार है आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिर क्या कह सकते हैं पीएम, क्या हो सकता है देश का रास्ता, क्या लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ेंगे या फिर लॉकडाउन को पूरे देश में सामूहिक रूप से आंशिक बनाएंगे पीएम, और तमाम सावधानियां जो बरतने की बात की जा रही है उन सब की चर्चा होगी। आइए आपको दिखाते हैं, उन खास मेहमानों से परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मोनोजीत मंडल हमारे साथ टीएमसी के समर्थक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता नेता जेडीयू के राजीव रंजन जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप कहेंगे कि 8 बजे तक इंतजार कीजिए, वो तो करेंगे ही सर, हर कोई कर रहा है पूरे देश में, लेकिन कुछ तो संकेत दीजिए कि किस तरफ बढ़ रहा है देश, कुछ तो बताइए क्या होने वाला है। लॉकडाउन के पार चलो। 8 बजे का इंतजार है और उसकी वजह यह है कि मुख्य अभिभावक की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को पुनः संबोधित करेंगे, और मैं समझता हूं कि अभी कुछ भी कहना एक प्रवक्ता के लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा, इसलिए हम सबको इंतजार करना चाहिए जैसा आपने कहा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि पहले मंत्र दिया था संकल्प और संयम का, और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से एक लंबी बैठक करी, विचार विमर्श किया, उनके सुझाव लिए, और अब देश के मुखिया होने के नाते वो कुछ फैसले करेंगे, ये दिखाता है कि एक अच्छा समन्वय बना हुआ है केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में, जो बहुत अच्छी बात है। और मंत्र हम सब जानते हैं, मोदी जी ने इससे पहले भी कहा है, जान भी है और जहान भी है। एक समय था कि प्राथमिकता ये थी कि हम जान बचाएं, अब प्राथमिकता ये भी होगी कि जान बचाते हुए अर्थव्यवस्था को भी देखें, श्रमिकों की बात करें, किसानों की बात करें, जो बाकी गरीब हैं उनकी बात करें, जिनके लिए मदद की जा चुकी है, लेकिन अभी और ठोस कदम ये सरकार उठाती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील सरकार है।
ठीक है, संकल्प की जरूरत पहले थी तो संयम की जरूरत पहले थी, तो मुझे लगता है अब सुपर संकल्प और सुपर संयम की जरूरत होगी, क्योंकि जब पूरी तरह से प्रतिबंध था तब तो लोग घरों में थे, लेकिन अब जब थोड़ी भी छूट अगर दी जाती है तब लोगों को संयम रखना होगा और यह समझना होगा कि आपको अपने आप को, अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। गौरव वल्लभ जी, पीएम के आज के संबोधन का मुझे लगता है आप लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि फिर उसमें कुछ ना कुछ खोट निकालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखिए अंजना जी, ऐसी बात जो आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है कुछ नकारात्मकता का सवाल है। हर देशवासी की तरह हम भी सोच रहे हैं कि राज्यों को क्या एडिशनल फंड मिलता है, क्या 10-12 लाख करोड़ का जो पैकेज, जो पूरे दुनिया के देश 10 से 15% अपने जीडीपी का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या भारत 5% भी करेगा कि नहीं, या अभी भी 0.7% पर रहेगा। और दूसरी बात अंजना जी, कि आज मुख्य समस्या है कि जब ये माइग्रेंट, जो प्रवासी, जो हमारे कामगार मजदूर भाई हैं, 55 लोगों ने अपनी जान गंवा दी अंजना जी पिछले 5 दिन में, भले ही वो सड़क किनारे हो, रेलवे की पटरी पर हो। हम उनको किस तरह सुरक्षित और किस तरह उनको अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्या हमारी रूपरेखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे भी अपनी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। आप किसी को उनके घर जाने से नहीं रोक सकते, ये एंटी नेशनल है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एंटी इंडियन है कि आप किसी व्यक्ति को इस आपदा के समय उसके घर जाने से रोकते हो। तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहेंगे। और अभी कौन रोक रहा है? एक सेकंड गौरव जी, अभी तो श्रमिक ट्रेनों से कहा जा रहा है कि मजदूरों की वापसी हो, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कौन रोक रहा है उसे? लेकिन श्रमिकों पर आप चाहते हैं कि पीएम आज रात 8 बजे बोले। क्या आप ये भी चाहते हैं कि पीएम उसी भाषण में अनाउंस करें कि राज्यों को कितनी मदद देंगे? क्यों नहीं करे। 50 दिन होने को आए अंजना जी, आज 49वां दिन है, कल 50 दिन हो जाएंगे। आप राज्यों को 1 फुटी पैसा नहीं दिया है। और मैं अंजना जी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी के राज्यों को भी दो, वरना लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लंबी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना है, न केवल कांग्रेस और अन्य दलों के शासित राज्य। बीजेपी की जाए वहां भी पैसा दो, राज्यों को जीएसटी का बकाया इमीडिएटली रिलीज करो और एक फंड, हैंडसम फंड दो, ताकि ये लड़ाई राज्य स्तर पर हम लड़ सके। और तीसरी बात अंजना जी, मुझे ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को आज देशवासियों को यह भी बताना चाहिए कि जो 12 करोड़ लोगों की जो नौकरी मात्र अप्रैल महीने में गई, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। वो मजदूर जो शहर से गांव जा रहा है, वो गांव में अपना भरण पोषण कैसे करेगा, उसका रोजगार का क्या प्लान है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को आज देशवासियों को साथ लेकर, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि अब लंबी लड़ाई लड़नी है, तो लंबी लड़ाई में हर व्यक्ति को, मुझे, आपको और आपके हर दर्शक को कोरोना वॉरियर बनना पड़ेगा। तो वॉरियर बनने के लिए हमें बताना तो पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी कैसे रोजगार का संकट दूर करेंगे, आर्थिक संकट दूर करेंगे, राज्यों को कितना पैसा देंगे। सिर्फ 5-6 घंटे की मीटिंग से राज्यों का पेट नहीं भरेगा, उनको 30 से 40 हजार करोड़ प्रत्येक राज्य को देने पड़ेंगे अंजना जी, वरना हम लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। ठीक है, 3 राज्यों में एक सेकंड आप गौरव भाटिया जी एक साथ जवाब दीजिएगा। राजीव रंजन जी भी बोल ले। बिहार में इनकी पार्टी की सरकार, गठबंधन की आप दोनों की सरकार है। रेल सेवाओं को भी लेकर राजीव रंजन जी बहुत खुश नहीं है नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लग रहा है कि संक्रमण इससे पहुंचेगा बिहार में बहुत ज्यादा। आप लोगों ने क्या कहा है बीते दिन प्रधानमंत्री से, और आज आप क्या उम्मीद रख रहे हैं पीएम बोलेंगे? फिर मैं मोनोजीत आ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने तो प्रधानमंत्री जी को बाकायदा आग्रह किया कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रवासियों को 1 सप्ताह के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां भी जो है उनको लाए जाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। एक हाई लेवल मीटिंग करके उन्होंने बाकायदा निर्देश दिए और वो सार्वजनिक किया गया जो ब्रीफिंग है। उन्होंने जो कहा है वो 15 जोड़ी जो ट्रेन आ रही है, उन ट्रेन के परिचालन को लेकर के ये आशंकाएं उन्होंने जाहिर की है। और मुझे लगता है जब ई पास स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जारी किए जा रहे हैं और एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी या ऐसे सवालों को लेकर के लाए जाने के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके सरलीकरण को भी लेकर के बातें हो रही हैं, तो फिर स्पेशल ट्रेन से कहीं ना कहीं परीक्षण और कई ऐसे सवाल हैं जहां कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, ये उन्होंने अपनी बात कही। इसलिए ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। हम काफी
दृढ़ता के साथ हमारी ये कोशिश है लोगों तक हम सुविधाएं पहुंचा सके, और जो आ रहे हैं उनकी भी पूरी तैयारियां राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। लगातार जहां भी कमियां हैं, केंद्र सरकार ने बिहार में ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स को लेकर के, सेंटर्स को लेकर के उस मॉडल की सराहना भी की है। जहां भी शिकायतें मिल रही है उनको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज का जो ऐलान होगा, प्रधानमंत्री जी ने 4 बार पहले मुख्यमंत्रियों से बात की, ये 5वीं मुलाकात थी, और अब चुनौतियां ज्यादा है। अर्थव्यवस्था को खोलना भी है, लोगों का जीवन आसान भी बनाना है, संक्रमण से मानवता को बचाना भी। तो निश्चित तौर पर राज्यों के जो इनपुट्स हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स की जो राय होगी, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक समन्वित तरीके से प्रधानमंत्री जी का नजरिया देश के सामने होगा। और नितिन गडकरी जी ने एक संकेत भी दिया एक इंटरव्यू में कि कुछ ऐलान पैकेजेस को लेकर के हो सकते हैं। हम आशान्वित हैं इससे कि जो भी कोर सेक्टर्स हैं वहां प्रदर्शन निराशाजनक है, कठिनाइयां हैं। जीडीपी के जो 3 जो सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, सब जगह जो संकेतक बता रहे हैं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक संतुलन का जो नजरिया है वो देश की अपेक्षा है आए, और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी देश को निराश अब तक नहीं करते रहे हैं। उन्होंने बार बार उम्मीदें पैदा की है, इस बार भी अच्छी चीजें सामने आएंगी। मनोजीत मंडल भी बोले, फिर गौरव भाटिया जी आप एक साथ जवाब दीजिएगा। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। ममता बनर्जी तो खासी आक्रामक है। बीते दिन भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भेदभाव कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो चिट्ठी पहुंचनी चाहिए पहले ही लीक हो जाती है। और आज उन्होंने कहा है 52,000 करोड़ रुपया बकाया है। आप क्या चाहते हैं पीएम के ऐलान में? देखिए, ये तो जायज बात है। ममता दी ने तो बहुत देर से कह रही थी कि ये पैसा मिलना चाहिए, और हक के पैसा है, ये कोई दान नहीं है, ये कोई बाउंटी नहीं है, ये हमारे हक का पैसा है। जीएसटी है और बहुत सारे सोशल स्कीम्स के पैसा जो अभी तक बाकी है, वो सारे पैसा तो मिलना चाहिए। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तो पैकेज, वो भी पैकेज तो ममता दी ने भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, ये राजनीति तो हो रही है बंगाल में, आप देख रहे हो। प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं कि अच्छे तरह से आप स्टेट में फाइट कर रहे हो, थम्स अप देते हैं, और लेकिन उनका ही जो छोटे मोटे मिनिस्टर है, एमपीज है, उन लोगों ने लगातार किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को गाली देते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये अभी लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई है। सबको एक साथ ये लड़ाई लड़नी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके। लेकिन ये भी सबसे अंजन है, आप अगर देखोगे 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, पूरा इंडिया में 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आज तक कोरोना नहीं फैला है। इन डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर बना के बिल्कुल हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। बंगाल में भी इस तरह का डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर बना के एकदम लॉकडाउन को पूरा उठाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक लॉकडाउन फैटिग हम जिसको कहते हैं, फैटिग आएगी लोगों के अंदर, और लोग सड़कों पे उतर आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर के बहुत प्रॉब्लम होगा। ये कहने के लिए कोई आपको ज्यादा इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर नहीं बनने पड़ेगी। हमको पता है 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में आज तक की डेट से कोई अनटच रह गई है। इस डिस्ट्रिक्ट को पूरा खोलना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल, आगे काम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। आपने सबकी बात सुन ली है। मुझे पता है गौरव वल्लभ का जवाब देने के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन मनोजीत दा ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। जवाब दीजिए। नहीं, ज्यादा उत्सुक इसलिए हूं कि कम से कम देश की जनता जाने कि एक तरफ केंद्र सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, ऐसा लगता है। अब देखिए अंजना जी, आज आपने पीला कोट पहना हुआ है। पीला कोट आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के हिसाब से जो पीले रंग की पीपीई है, ये कोरोना वायरस रोक नहीं पाती है, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो। बड़ी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी में आज कंफ्यूजन का माहौल है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखिए, एक्सटेंड करने के लिए लॉकडाउन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब और झारखंड, यहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, और कह रहे हैं नहीं एक्सटेंड होना चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कह रहे केवल कंटेनमेंट जोन में हो। तो इसीलिए केंद्र सरकार की भूमिका बड़ी अहम है। वो फैसला करेगी जो देश हित में होगा। दूसरी बात, श्रमिकों की बात करी मेरे साथी ने।
मैं इतना ही कहूंगा, 1,70,000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, 60 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया केंद्र सरकार ने। एक सवाल हमारा भी है, जहां आपकी प्रदेश की सरकारें हैं, कितना बड़ा पैकेज आपने दिया है उन प्रदेशों में, कृपया करके जरूर बताइएगा। किसानों के लिए 16,000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों से झूठा वादा करने वाली कांग्रेस ने किसानों के लिए अभी तक क्या किया है? और कंफ्यूजन मैं क्यों कहता हूं, ये बड़ा अहम है। देखिए, राहुल गांधी किस तरह से विरोधाभास बातें करते हैं। 6 मई का इनका ट्वीट है, इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पे वैट मत बढ़ाओ, लेकिन महाराष्ट्र ने भी वैट बढ़ाया और पंजाब ने भी। तो आपने ट्वीट करके कहा वैट नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश सरकारें वैट बढ़ा रही थी। 11 मई का ट्वीट है राहुल गांधी का, कहते हैं लेबर लॉ को संशोधित मत करिए, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। राजस्थान और पंजाब में दोनों जगह पे लेबर लॉज को संशोधित कर दिया गया। तो आप देखिए, इनके नेता जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक बात करते हैं, और जब मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी की जो भेंट होती है, जो बैठक होती है, उस पे कोई और बात करते हैं। क्या ये छल कपट नहीं है? और एक बात जरूर कहूंगा, जब भी कांग्रेस का कोई लीडर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई प्रवक्ता हो, कहे हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंजना जी मान लीजिए कि ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पीएम केयर फंड का विरोध किया है इन्होंने, आरोग्य ऐप का विरोध किया है। 10 करोड़ भारतीय नागरिकों ने वो ऐप डाउनलोड किया है। इन्होंने कहा प्राइवेसी वायलेशन है। आप सोचिए, कितने लाखों लोगों की जान बचाई उस ऐप ने, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। इसके बाद इन्होंने विरोध किया 9 बजे 9 मिनट का, इन्होंने विरोध किया जनता कर्फ्यू का, और इनको खुद नहीं पता है कि आगे का रोड मैप इनकी प्रदेश की सरकारों में क्या होना है। अच्छा यही होगा, आपको विरोध करना है आप करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की चिंता करने दीजिए, और जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं हम उनको पूरा करेंगे। देश कोविड वायरस को परास्त करेंगे। ठीक है गौरव जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे बोलने वाले हैं, और मुख्यमंत्रियों का इस वक्त क्या नजरिया है, क्या कहना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारे साथ इस वक्त सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने पहले भी बात की है। मुख्यमंत्री, बीते दिन आपकी जो बैठक हुई थी, उम्मीद करते हैं आपकी पीएम आज बड़ा ऐलान कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे संकेत जिसके जरिए लोग ये समझ पाए कि आज पीएम क्या बोल सकते हैं रात 8 बजे। हेमंत जी, देखिए, 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखेंगे फिर देश को अगले लॉकडाउन के संदर्भ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश, उड़ीसा और हमारे इधर जो बिहार हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, यहाँ के माइग्रेंट मजदूरों पर विशेष कुछ बात जरूर रखेंगे। जिस तरीके से विगत 40-50 दिनों के अंदर अभी जो हमारे प्रवासी मजदूरों का जो एक कंटिन्यूअस बहाव बरसों से था, अलग अलग राज्यों में लोग पहुंचते थे, रोजगार का हिस्सा बनते थे, आज वो बहाव बिल्कुल डाइवर्ट होकर के वापस अपनी गांव की ओर चल पड़ा है। और हालात इतनी बुरी है कि लोग ट्रेन में कट के मर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मजदूरों के विषय पर जरूर इनका कोई ध्यान देंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था की पहिए को घुमाने में इनकी भूमिका रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र रहा हो। इन दोनों क्षेत्रों में इन लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है, और आज कहीं ना कहीं आने वाला समय में भी इन मजदूरों की एक बड़ी भूमिका इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल। और इसीलिए हेमंत जी इसीलिए ये पटरी पर कैसे पूरी परिस्थिति आए, इसी पर पूरे देश की नजर है। पीएम रात 8 बजे बोलेंगे, लेकिन जो प्रवासी मजदूरों की वापसी है उसको लेकर आपने पहले भी कहा था कि झारखंड को लेकर आप भयभीत हैं कि परिस्थिति खराब ना हो। आप झारखंड में कोई भी छूट देने के पक्ष में भी नहीं रहे। इस वक्त राज्य की क्या परिस्थिति है और अगले फेज के लिए एक तरह से कितने तैयार हैं आप? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी समस्या उस समय नहीं थी
हमारी समस्या तो अब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर आएंगे और संक्रमित होकर के आएंगे। और आज इसके वजह से ही आज जो तो थोड़ी बहुत हमारे पास ये लोग की जनसंख्या बढ़ी है, सो वो प्रवासी के ही लोग हैं। और ये बात खुशी की बात है, हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो 50% है। ये हमारे राज्य के लिए एक बेहतर संकेत है। लेकिन अभी आकलन करने की स्थिति पे नहीं है जब तक सारे मजदूर या अधिकतम संख्या में मजदूर राज्य में ना आ जाए। और जहाँ जहाँ लोग आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग, ये तो हम जो ट्रेन की व्यवस्था हुई वो तो आ ही रहे हैं, बल्कि अब लोग इधर से अलग अलग रिसोर्स, कोई पैदल आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, अलग अलग रिसोर्स जनरेट करके लोग आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती है हेमंत जी। बीते दिन पीएम के सामने आपने क्या स्टैंड रखा था, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि 4 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जो लॉकडाउन के खिलाफ थे, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र और यहां तक खबर आई कि उद्धव ठाकरे का ये कहना था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, कि लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ना असंभव है। आपका क्या स्टैंड था? नहीं, अभी हमने भारत सरकार के गाइडलाइन जितने भी आए हैं लॉकडाउन में ढील देने की, और वैसे भी यहाँ पर सबसे अधिक हमारे यहाँ राज्य में भारत सरकार की उपक्रमें ही काम करती हैं, जो लॉकडाउन के दौरान में भी वो कंटिन्यूअस चल रहे थे, वो बंद वैसे भी नहीं थे, और उसको और अधिक गति देने की वकालत हुई है। और इसको लेकर के अभी हालांकि हम लोगों ने कोई ढील कहीं पर नहीं दिया है, अभी तक पूर्ण रूप से हम लोग का लॉकडाउन चल रहा है पूरे राज्य में, और अभी इस विषय पर चर्चा हो रही है। और अभी चूंकि आपको एक और चीज बिल्कुल स्पष्ट है, अभी बहुत सारे इस बीच में त्यौहार भी गुजरे इस लॉकडाउन के दौरान। हमारे स्थानीय सरहुल भी हम लोगों ने पार किया, रामनवमी भी पार किया, अभी हम रमजान के समय में हैं, और हमको लगता है कि रमजान के समय में अभी लॉकडाउन खोलना, मुझे लगता है कि एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब लोग अचानक बाहर निकलेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो स्थिति और खराब हो सकती है। अभी तक हम लोगों ने इस विषय पर कड़ी नजर रखी हुई है, इसको कई चीजों को ध्यान में रखकर अभी हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं खोला है। और अगला जी, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी बात आपने कही, आपका ये मानना है कि लॉकडाउन अभी खोलना ठीक नहीं है, और रमजान के महीने में एक बार फिर से लोग बाजारों में ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े, और इसीलिए आप ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन अभी चलना चाहिए, लेकिन जीवन भी और आजीविका भी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव वल्लभ जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेते हैं। वो आपने हेमंत सोरेन साहब को भी सुना, वो भी ये मानते हैं कि एक तो आप गौरव भाटिया जी की बात का जवाब जरूर दे लीजिएगा, लेकिन साथ ही ये समझ नहीं आता सर, मतलब आप बैठकर कई बार क्रिटिसाइज करते हुए लॉकडाउन को दिखते हैं, पंजाब के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तमाम, आपने हेमंत सोरेन जी को देखा, वो सौभाग्यशाली हैं, उनका राज्य तो ऐसा है जहां बहुत कम केस हैं, लेकिन वो भी लॉकडाउन हटाने से डरते हैं। तो लॉकडाउन को जारी रखना तो लगभग सभी राज्यों की इच्छा है ना? अंजना जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। आपको भी मैं समझा देता हूं आज कि आप कंफ्यूज जो हो रही है ना, हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जारी रखना, रेड, ऑरेंज, ग्रीन क्लासिफिकेशन, ये माइक्रो मैनेजमेंट का अधिकार राज्य को दिया जाए। अंजना जी, एक सवाल मैं आपसे मतलब पूछना नहीं चाहिए, पर एक काउंटर क्वेश्चन है कि चाईबासा की जानकारी हेमंत सोरेन जी को ज्यादा होगी रांची में बैठे हुए, या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा होगी? तो कुछ अधिकार उनको दे दीजिए, जो राज्य लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहे, जो जोनिंग जो करना चाहे, वो अधिकार उनको दे दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, अच्छा लगा भाटिया जी ने एक कंफ्यूजन और गौरव वल्लभ जी दूर करना था, ये जो मजदूरों की देखरेख के लिए क्या वो जिम्मा भी राज्यों को नहीं अपने ऊपर ले लेना चाहिए? क्योंकि कोटा, पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। कोटा में बैठे मजदूर या छात्र की क्या परेशानी है, वो यहाँ दिल्ली से बेहतर तो कोटा वाले समझेंगे ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री समझेंगे, जैसे मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य में मजदूरों की जो परेशानी है, जैसे महाराष्ट्र में ही पटरी पर चलकर इतना मतलब झकझोर देने वाला हादसा हुआ, तो वो जिम्मेदारी भी तो राज्यों को उठा लेनी चाहिए। बिल्कुल
अंजना जी, अगर ये राज्य उठा लेंगे तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें ये केंद्र के अधिकार में, आप संविधान चेंज करवा दीजिए अंजना जी। उसमें कहा गया है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में है अंजना जी, आप उसको चेंज करवा दीजिए, राज्य जरूर उठाएंगे। लेकिन उन परिस्थितियों को तो राज्य सरकारें ही बेहतर समझेंगे ना। अगर उनको वहीं रहना है, उनको खाना मुहैया कराना है, तो फिर वो कौन मुहैया कराएगा? देखिए, आप संविधान के एक हिस्से को स्पेसिफिकली कोट करके अपनी सहूलियत के हिसाब से मत बातों को रखिए गौरव जी। नहीं, ये मानवीयता की बात है, ये मानवीयता की बात है। उनको खाना देकर वहां पर रखना भी तो जिम्मेदारी उन राज्यों की होगी ना। मानवीयता की बात है, जब भी तो हमने बोला कि हमारी राज्य इकाई किराया वहन करेगी, हम किराया भी दे रहे हैं। मानवीयता की बात है, जब भी तो हमारी पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जगह पैसा लेके रेलवे को दे रही है और उनका टिकट दे रही है। मानवीयता की बात है, जब भी तो हम पिछले 45 दिन से सुबह शाम केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि जिस स्थिति में वो पैदल जा रहे हैं, इनको रोको रोको रोको। मानवीयता की बात है, मानवीयता की बात है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो ट्रकों में बैठ के सीमेंट कंक्रीट के अंदर बैठ के वो जो जा रहे हैं, उनको ट्रेन के अंदर उनको भेजो, सुरक्षित भेजो। इसीलिए हम ये कह रहे हैं। अब 1 मिनट मुझे दे दीजिए अंजना जी, छोटी सी मैं बात कह दूं और फिर आप क्योंकि हमारे जो मित्र हैं उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी के ट्वीट पढ़ के उन्होंने कहा, मेरे मित्र भाटिया जी, आपकी जगह आपको मंत्री होना चाहिए था। कम से कम आप ट्वीट पढ़ते तो हैं। 12 फरवरी का राहुल गांधी जी का ट्वीट आप पढ़ लेते ना, तो ये स्थिति नहीं आती। नमस्ते ट्रंप में जो 100 करोड़ रुपए लगाए ना, जिस कारण अहमदाबाद में आज संक्रमण पहुंच चुका है, वो स्थिति नहीं आती। क्योंकि 12 फरवरी को ही गौरव भाटिया जी, राहुल जी ने बताया था कि ये पेंडेमिक है। आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। आपने कहा आरोग्य सेतु की बात करी। अरे भाटिया जी, अब तो जस्टिस श्री कृष्णा कह रहे हैं कि आरोग्य सेतु इलीगल है। जस्टिस श्री कृष्णा, आप वकील है, शायद उनका कैडर क्या है आईटी सिक्योरिटी में आप जानते होंगे। फिर आपने पीएम केयर की बात करी। पीएम केयर, लानत है ऐसे पीएम केयर पे, और लानत है ऐसे पीएम केयर में जो लोगों को उनके घर तक नहीं पहुंचा सके। वो काय का केयर है? वो केयर नहीं है, वो पीएम अनकेयर है, पीएम विनाश है। आप पैसा नहीं दे रहे, मजदूर से पैसा ले रहे हो। फिर मैं आपसे एक पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। गौरव भाटिया जी, पूरा कर लेने दीजिए। एक पॉइंट बचा है, बीच में नहीं बोला, एक पॉइंट बचा है प्रोफेसर साहब। इन्होंने लेबर लॉज की बात करी। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, झूठ बोल के मत निकलिए। यूपी, एमपी, गुजरात और गोवा में लेबर के राइट को अमेंड किया गया। उनके राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ ए हाइजीनिक एनवायरमेंट, उस सारे राइट को आपने कर्टेन किया। झूठ मत बोलिए, राजस्थान ने ऐसा कुछ नहीं किया। गौरव भाटिया जी, झूठ बोल के नहीं निकल सकते आप टीवी शो से। अब आप बोलिए, एक एक चीज का जवाब दीजिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो बताइए। और आपने कहा पीएम किसान में हमने 16,000 करोड़ रुपए दिए। गौरव जी, वो पीएम किसान में जो 6,000 सालाना दिया जाता है, उसकी किस्त थी, कोई एहसान नहीं किया। एक नया पैसा राज्यों को नहीं दिया। अब गौरव वल्लभ जी, आप जवाब भी सुनिए। आप जवाब लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं है गौरव वल्लभ जी? गौरव वल्लभ जी, जवाब लेने में इंटरेस्टेड है? अब सुन रहा हूं मैं, गौरव भाटिया, मैं सुन रहा हूं ना। देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथी हैं, भावुक हो गए थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा अंजना जी, इन्होंने ये नहीं बताया कांग्रेस शासित प्रदेश में कौन सा पैकेज दिया है, इन्होंने नहीं बताया। मेरा दूसरा सवाल था, राहुल गांधी का एक ट्वीट था कि वैट नहीं बढ़ना चाहिए पेट्रोल डीजल पे 6 मई का। इन्होंने नहीं बताया कि महाराष्ट्र और पंजाब में क्यों बना दिया गया। लेकिन अब मैं उत्तर देता हूं। आपने 7वीं सूची की बात करी, 7 शेड्यूल। देखिएगा संविधान को, उसमें हेल्थ जो है ना, ट्रांसपोर्ट जो है, वो प्रदेश सरकारों का विषय है। लेकिन आपने देखा कि जब देश पे आपदा आई है, जब पैंडेमिक है, तो केंद्र सरकारों ने 36 लाख पीपीई किट प्रदेश सरकारों को दी हैं, 72 लाख N95 मास्क प्रदेश सरकारों को दिए हैं। और क्यों दिए हैं? क्योंकि वो पहले भारतीय हैं, उनकी जान बचानी जरूरी है। ये जो आप कह रहे हैं ना, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, संविधान, जो गरीब मजदूर है, किसान है, जिसकी मदद केंद्र सरकार कर रही है, वो संविधान खोल के रोटी नहीं पा पाएगा। ये आप जैसे विशेषज्ञ जो हैं, 50 साल के अपरिपक्व बालक को समझा सकते हैं तो समझाते रहिए। दूसरी बात श्रमिकों की,
देखिए ये कंफ्यूजन क्या है ऐसी अंजना जी? भाषा का प्रयोग करके मैं आप जान नहीं अपनी बारी पाएंगे में यहाँ आपत्ति दर्ज पे। यहाँ करिएगा। पे ये आप इस तरह की भाषा अच्छा मत प्लीज बोलिए। देखिए, ये इस आप तरह अपनी की बारी में आप आपत्ति क्या दर्ज कर लीजिएगा। परिपक्व हो कि प्रधानमंत्री क्या जी हो? को चोर बिल्कुल बुलाते हैं, ऐसी बातें मत आपके करो। 50 आप साल के एक अपरिपक्व पढ़े लिखे आदमी हो, प्लीज कैसी बात ठीक है। करते हो? आप पढ़े अपनी लिखे बारी हो में कि बोलिएगा अनपढ़ हो? अंजना जी, आप आ आप जाइए। पढ़े हुए हो, देखिए, 8वीं आप अपनी 10वीं बारी पास में हो या बोलिएगा, अनपढ़ मैं आदमी इतना हो? ही कहूंगा। कमाल की बात है। चलिए गौरव चलिए, 10वीं दूसरी पास बात किया है, 8वीं ठीक। 10वीं पास किया है कि 8वीं 10वीं चलिए। भी नहीं हुआ, फर्जी डिग्री है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए, ऐसी बात है। अच्छा अब फिर अपनी अब बारी में सुना बोलिए। देता हूं। रात 8 आपको बजे एक बात पीएम सुना बोलेंगे। देता हूं, सुन अभी लीजिए। गौरव आप 1 सुन गौरव लीजिए। 2 बोल रहे हैं। आप एक सुन सेकंड लीजिए, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। मैं अपनी बात आपने दो ब्रेक का सवाल टाइम हो पूछे, गया। ये गलत जवाब तरीका सुन है। के गौरव जाइए। में बोलेंगे इस तरह से तो सही नहीं है। गौरव मैं वल्लभ, अपनी ब्रेक बात का रखूं, टाइम। उसके आपने बाद दो ये बोले। सवाल पूछे, मैं मुझे जवाब कोई दे रहा दिक्कत हूं। नहीं। नहीं, आप अपनी बारी में आपने दीजिएगा, दो अभी सवाल- मेरा समय चल रहा है। आपने आपके दो पास सवाल कोई पूछे, मैं नहीं है। जवाब दे रहा हूं। आप अपनी बारी में जवाब आपको- दीजिए। और अंजना जी, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, ब्रेक के इनको बाद। चुप कराइए। ये तरीका कमाल की गलत बात है। है। सारे बारी बारी से अपनी अपनी बारी से नाम लेने पर बोले। प्रधानमंत्री रात 8 बजे बोलेंगे और बड़ी बहस इसी पर चल रही है। क्या कुछ हो सकता है? क्या सरकार की नीति हो सकती है? क्या तैयारी हो सकती है? और विपक्ष किन मुद्दों को सबसे ज्यादा सुनना चाहता है? लौट रहे हैं, देखते रहिए हल्ला। लॉकडाउन के पार चलो, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 घंटा कुछ मिनट बचे हैं। इससे पहले कि गौरव भाटिया जी और गौरव वल्लभ जी भिड़े, छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से आपसे। मोनाजीत मंडल जी, क्या चाहते हैं आप? पीएम आज बोलने वाले हैं और जाहिर तौर पर एक देश को जोड़ने के लिए तो यह संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले भी लॉकडाउन को इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी जनसंख्या में लागू करने पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काम आई थी। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मंडल देखिए, सिर्फ उपदेश देने से नहीं होता है। सिर्फ ये आप एडवाइस देते जाओगे लेकिन कुछ काम नहीं करोगे, जो स्टेट डिमांड कर रहे नहीं मिटाओगे तो कैसे चलेगा? और गौरव भाटिया जी ने अच्छे कहा कि पब्लिक हेल्थ इज स्टेट लीज, इट्स डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये होता है तो ये टीम भेज के क्यों हम लोगों को परेशान करते हो? आज 1 महीने से आप कोशिश कर रहे हो गौरव भाटिया जी, केस होगा लगातार टाइम बॉम्ब बंगाल। आज की डेट में 2000 से ज्यादा केस नहीं हुआ और आज तो एक्टिव केसेस के संख्या इस बंगाल में घटी है। 1374 से 1360 हो गए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आ रहे हैं। मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है सर? पड़ेगा। और बंगाल में मृत्यु दर ज्यादा यहाँ होने के पीछे की वजह क्या देखते हैं आप मनोजीत जी? कोमॉर्बिडिटीज है मैडम, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आज जब गुजरात कर रहे हैं एक ही काम और उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो तब ठीक है ना। अभी ये WHO को गाइडलाइंस सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान जैसे राज्यों में है जो कि कांग्रेस शासित है। इसको टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए। ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ी हुई बात है। जल्दी से राजीव जी, एक महीने से बीजेपी लोग तो डूम प्रेडिक्शन करते जाते हैं ना कि गौरव वल्लभ जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनकी जो भी सरकारें हैं, जहां भी हैं, उनके सुझावों को प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्वीकारा है और इस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि देश में जहां से भी जो बातें आएंगी उसको प्रधानमंत्री आज शामिल किया जाए। ठीक है गौरव वल्लभ जी, जल्दी से एक लाइन में सर, एक लाइन से, वक्त बहुत कम। राजीव जी, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी पैसा मांगा है। राजीव जी, 50 दिन बाद पैसा नहीं पहुंचेगा तो ना आप लड़ाई लड़ पाओगे। आप प्लीज सुनिए राजीव जी, गौरव भाटिया जी, ना आप लड़ाई लड़ पाओगे। गौरव भाटिया जी, एक लाइन। अंजना जी, मैं केवल एक सकारात्मक बात पे अंत करूंगा। आज हमारे देश का रिकवरी रेट 31.15% है। ये विश्व में सबसे अच्छा है। डबलिंग रेट जो 3 दिन था आज 12 दिन हो गया है, ये भी सबसे बेहतर है। और अमेरिका जैसे विकसित देश में 80,000 मौतें हुई हैं। हमारे जो केसेस है वो 70,000 से कम है। ये बिल्कुल, और यहीं से शायद तस्वीर बदलेगी। सभी को इंतजार है। रात 8 बजे लगातार कवरेज आप देखेंगे। अब से कुछ ही देर बाद से 7 बजे से लगातार हम आपको बताएंगे कि पीएम क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है और इसी के साथ उनकी मंशा, उनकी नीति क्या होगी। देखते रहिए आज तक। लॉकडाउन के पार चलो, क्या होगा देश का फैसला, बताएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे। जी हां, हर किसी को इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का आज रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, लगातार कवरेज और इन डेप्थ एनालिसिस जारी है। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।